भूतिया कार। मम्मा, मेरे सब दोस्त कार लेकर कॉलेज आते हैं और मैं मेट्रो से जाता हूँ। कॉलेज से वापस आने के बाद मयंक रोज अपनी मम्मी से कहता। मानसी तो अपने बेटे की इच्छा पूरी करना चाहती थी, पर पापा को लगता था कि अभी उन्हें कार की जरूरत नहीं है। रात को पूरा परिवार जब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहा था, तो मयंक ने अपनी मम्मी को इशारे से पापा से कार की बात करने के लिए कहा। समर, मैं सोच रही हूँ कि इस बार धनतेरस पर एक कार खरीद लेते हैं। तुम्हें भी आने जाने में सुविधा हो जाएगी। तुम फिर शुरू हो गई। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। ओहो, मैं नई कार लेने के लिए नहीं कह रही, कोई सेकंड हैंड कार ही ले लेते हैं। जरूर, फिर तुम्हारे लाडले ने तुमसे कहा होगा। मयंक गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठ जाता है और उसकी छोटी बहन न्यासा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। भैया, आप गुस्सा मत करो। अगर पापा कार नहीं लेना चाहते हैं तो आप बेकार में अपना मूड खराब मत करो। चलो खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना, तुम जाओ न्यासा, मुझे अकेला छोड़ दो। भैया, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। मैं खाना लेकर यहीं आ जाती हूँ। न्यासा बाहर खाना लेने डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। तुम लोग भले ही खाना मत खाओ, पर कार नहीं आएगी। न्यासा खाना लेकर चली आती है। लो भैया, खाना खा लो। तूने भी तो खाना नहीं खाया, ले तू खा ले। दरवाजे के बाहर समर और मानसी यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि दोनों भाई बहनों में कितना प्यार है। धनतेरस पर समर के पड़ोसी रस्तोगी जी नई कार खरीदते हैं और मिठाई देने घर आते हैं और अपनी कार की बहुत तारीफ करते हैं, तो न्यासा और मयंक का मुंह छोटा सा हो जाता है। समर साहब, आप भी अब कार ले ही लो। कब तक इस खटारा स्कूटर को घिसते रहोगे? आप हमारी चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। कहीं पिछली बार की तरह एक्सीडेंट मत कर देना। फिर क्या था, रस्तोगी दनदनाता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसी शाम को मानसी, मानसी, समर आवाज लगाता है। सब लोग बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि समर कार में बैठा है। मानसी फटाफट पूजा का थाल ले आती है। मयंक और न्यासा खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, हमारी नई कार। ये कार सेकंड हैंड है। कोई बात नहीं है तो अपनी। न्यासा देखती है कि उसने खुद अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है, तो वो मुंह से हाथ हटा लेती है। शाम को जब वे लोग वापस आते हैं तो वो आदमी न्यासा को हाथ हिलाकर बाय करता है। वो आदमी केवल न्यासा को ही दिखाई देता है। न्यासा अपने मम्मी पापा को बताती है तो वे कहते हैं कि तुम हॉरर फिल्म देखती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। उसी रात बारिश होने लगती है। अचानक न्यासा की आंख खुलती है तो वो खिड़की से बाहर देखती है कि वो ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहना हुआ आदमी कार के ऊपर खड़ा होकर सीटी बजाकर गाड़ियों को रोक रहा है। भैया देखो, कार के ऊपर कौन खड़ा है। मयंक आंख मलते हुए खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। न्यासा, मम्मी पापा सही कह रहे थे, हॉरर फिल्में देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। पर न्यासा को सीटी की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। एक बार न्यासा शाम को कार को देखकर सोचती है कि एक बार कार के अंदर बैठकर देखना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या। जैसे ही वो बैठती है, कार अपने आप चलने लगती है। न्यासा चिल्लाती है, मम्मा मम्मा, पर कार चल पड़ती है। वो अचानक एक कब्रिस्तान पर जाकर रुक जाती है। वहाँ पर काले कपड़ों में कुछ आदमी आ जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर न्यासा बहुत डर जाती है, पर अपने चेहरे पर डर नहीं लाती। न्यासा हिम्मत जुटाते हुए उनसे कहती है, आप लोग कौन हो? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? हमारी कार से चले जाओ। हम सब हमेशा अब इसी कार में रहेंगे और जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उसे मार देंगे। अगले दिन उनके पड़ोसी रस्तोगी कार मांग कर ले जाते हैं और चिढ़ के मारे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहना हुआ काले कपड़े वाले आदमी रस्तोगी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तूने ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए अब तू यहाँ नहीं रह सकता। आप लोग कौन हो? भूत। मैं ट्रैफिक पुलिस था। 5 साल पहले तेरे जैसे आदमी के कारण मुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। हम सब वो लोग हैं जिन्होंने ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया। रस्तोगी डर जाता है और जल्दी से कार से उतरने लगता है, तो सब भूत मिलकर कार को बहुत तेजी से चलाने लगते हैं।
रस्तों का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, परंतु कार को खरोच तक नहीं आती। वैसे तो ट्रैफिक पुलिस वाला अच्छा आदमी था, पर गलत लोगों की संगत में वो भी बुराई का साथ देने लगता है। जो भी उस कार को चलाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोगों को लगने लगता है कि जरूर इस कार में कुछ है। धीरे धीरे वो भूतिया कार के नाम से फेमस हो जाती है। हमें इस कार को बेच देना चाहिए। इसे तो कोई लेगा नहीं। ऐसा करते हैं, OLX पर डाल देते हैं। मम्मा, इस कार में बहुत सारे भूत हैं और वो रोज रात को कब्रिस्तान जाते हैं। न्यासा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रात के 11:30 बजे न्यासा को अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है। न्यासा उठो, न्यासा उठो। न्यासा उठकर बैठ जाती है और बाहर जाकर देखती है कि वहाँ रस्तोगी अंकल खड़े हैं। रस्तोगी अंकल, आप यहाँ कैसे? मैं भूत बन गया हूँ। तुम्हारी कार कहीं नहीं बिकेगी। जो खरीदेगा हम उसे मार देंगे। अंकल, किसी को बेफालतू में मारना गलत बात है। जो हमारा घर यानी कार हमसे छीनने की कोशिश करेगा वो भी मर जाएगा। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पापा कार बेचने वाले हैं और तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अंकल, आप लोग हमारी कार से चले जाओ। एक भूत उसके बाल खींचकर उसे ऊपर उठा लेता है, पर ट्रैफिक पुलिस वाला भूत उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है, वो बच्ची है, छोड़ दो उसे। आप लोग मुझे ही क्यों दिखाई देते हो? बेटी, तेरा मन बहुत सच्चा है और तू निडर है, इसलिए हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तुम इस कार को मत बेचो। न्यासा के मम्मी पापा ये सब देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि न्यासा अकेले किससे बात कर रही है। सुबह न्यासा अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताती है तो उन्हें भी विश्वास हो जाता है। न्यासा की मम्मी पंचगढ़ी से अपने गुरु को बुलाती है। गुरुजी कार के पास आते ही कहने लगते हैं, चले जाओ तुम लोग। गुरुजी, क्या कार में सचमुच भूतों का डेरा है? हाँ, इस कार में बहुत सारे भूत हैं। एक अच्छी आत्मा है और बाकी सारी बुरी आत्माएं हैं। तो क्या न्यासा सच कह रही थी? पर गुरुजी फिर न्यासा को ही क्यों दिखाई दिए? न्यासा सच्चे मन की निडर लड़की है, इसलिए। मम्मी पापा, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझसे भी भूत अंकल ने ऐसा ही कहा था। मानसी और समर गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, गुरुजी, हमें इस समस्या से निकालो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अमावस्या की रात को अघोरी बाबा को लेकर आऊंगा। तब तक मैं जल्दी से कार के चारों ओर घेरा लगा देता हूँ। और ध्यान रहे, अमावस्या तक कोई इस रेखा को पार नहीं करे, वरना सारी आत्माएं इस कार से चली जाएंगी और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अमावस्या की रात गुरुजी अघोरी बाबा के साथ आते हैं और पूजा का सामान मंगवाते हैं। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, नारियल। हवन कुंड में सभी सामग्रियां डाल देते हैं और अघोरी बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो सारे भूत सामने आ जाते हैं। अघोरी बाबा हवन कुंड में आहुति देते हुए कहते हैं, छोड़ दो इस कार को। हम नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। चले जाओ यहाँ से। बाबा, आप तो सब जानते हैं, हम कई सालों से भटक रहे हैं। हम कहाँ जाएं? तू तो अच्छा आदमी था और इन बुरी आत्माओं के साथ मिलकर तू भी बुरा बन गया। मैं क्या करूं? मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता था, पर कुछ नहीं। तुम लोग इस कार को छोड़ दो, वरना फिर अपने अंजाम के तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अगर तुम लोग इस कार को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। दोनों हवन कुंड में सामग्री डालने लगते हैं। न्यासा हाथ जोड़कर कहती है, अंकल, आप लोग प्लीज हमारी कार को छोड़ दो। न्यासा की बात सुनकर सब लोग कार को छोड़ देते हैं और अघोरी बाबा उन्हें मुक्त कर देते हैं। अगली सुबह सब लोग कार में बैठकर जाने लगते हैं तो उन्हें सारे भूत सफेद कपड़ों में दिखाई देते हैं। पहले तो सब लोग डर जाते हैं, पर सभी भूत उनसे कहते हैं कि हम तो न्यासा को धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि इसी के कारण हम बुरी से अच्छी आत्माएं बन गए, इसलिए सबकी ड्रेस व्हाइट है ना अंकल? अब हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे।
थैंक यू नासा। समर की कार चलाते ही सब न्यासा को बाय कहकर चले जाते हैं। इसीलिए बच्चों, बुराई कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य होता है। बुराई पर हमेशा ही अच्छाई की जीत होती है। एक बार एक गांव में एक पागल रहता था जो कि हमेशा एक ही बात कहता था, मैं गायब हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। वो ये समझता था कि वो गायब है। लोग जब उसे देखा करते तो दया खाकर उसे कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे और फिर से सारे गांव में ये चिल्लाता फिरता, मैं गायब हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। उसी गांव में एक चंदू नाम का व्यापारी रहा करता था जो कि अपने व्यापार से काफी पैसे कमा लेता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था। चंदू बोला, बगल के गांव में अकाल पड़ा है और इस साल वहां पर कोई फसल भी नहीं होगी। हमारे खेतों में इस साल की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं कल ही वहां सारा अनाज लेकर जा रहा हूं, खूब मुनाफा होगा। पत्नी बोली, हाँ जी, उन पैसों से हम अच्छी मरम्मत भी करवा लेंगे। भाई तभी वहां पर वो पागल फिर से चिल्लाते हुए आ गया और बोला, मैं गायब हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। अरे ओ पागल, आजा आजा, खाना खा ले। हैं? तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैं तो गायब हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज तो सुनाई देती है ना, मैं उसी से पहचान गया। फिर वो पागल आकर घर में बैठ गया। चंदू की पत्नी ने उसे खाना दिया। जरा मुझे कल के सफर के लिए कुछ पैसे देना तो। चंदू की पत्नी ने नमक के डिब्बे को खाली किया और उसके नीचे से तिजोरी की चाबी निकाली। तिजोरी खोलकर उसने चंदू को कुछ पैसे दे दिए। चंदू एक हफ्ते बाद व्यापार से लौटा। वो बहुत सारे पैसे कमा कर लाया था। उसने अपनी पत्नी को सारे पैसे तिजोरी में रखने के लिए दे दिए। अगले दिन चंदू ने छत की मरम्मत के लिए लोगों को बुलाया। जब मजदूरों ने काम खत्म किया तो उन्हें पैसे देने का वक्त आया। लेकिन जब चंदू की पत्नी पैसे लेने के लिए गई तो उसने देखा कि तिजोरी तो खाली है। चाबी नमक के डिब्बे में ही रखी थी और तिजोरी को किसी ने खोला भी नहीं था, लेकिन पैसे गायब हो गए थे। चंदू ने जब ये देखा, गांव वालों को ये बात बताई। गांव वालों से उसे पता लगा कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। लोग अलग अलग जगह पर अपने पैसे छिपा कर रखते थे, लेकिन वो सारा पैसा गायब हो जाता था। गांव वाले समस्या लेकर सरपंच के पास गए। सरपंच के घर पर भी इसी तरह की चोरी हो चुकी थी। उसकी तिजोरी से पैसे ऐसे गायब हो गए जैसे कि तिजोरी खुद निकल गई हो। सरपंच ने कहा, हमारे बीच जरूर कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो हम सबके राज जानता है। उसे ये पता है कि हम अपने पैसे कहां पर रखते हैं। ऐसा कौन है जिसके सामने हम अपनी सारी बातें करते हैं? चंदू बोला, हम अपने परिवार से ही तो सारी बातें करते हैं, अब कोई अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? तभी वहां पर वो पागल फिर से चिल्लाते हुए आया, मैं गायब हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। इस पागल को जिस दिन मैंने अपने घर में खाना खिलाया था, उसी के कुछ दिनों के बाद मेरे यहां चोरी हुई। अरे हां, मेरे साथ भी यही हुआ था। लगता है ये पागल हम सबको पागल बना रहा है। हमें इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। उसी रात चंदू पागल का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो पागल गांव के बाहर जंगल में गया और वहां के कुछ चोरों को लेकर गांव में आया। फिर वो एक घर में घुस गए और वहां से कुछ पैसे लेकर बाहर निकले। चंदू ने शोर करके सबको उठा दिया और उसने उस पागल को चोरों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। चंदू बोला, हम इस पागल को पागल समझते थे और इसके सामने अपनी सारी राज की बातें करने लगते थे। हमें लगता था कि ये तो पागल है, क्या कर लेगा, लेकिन ये चुपचाप हमारी जासूसी करता था और इन चोरों को सारी बातें बताता था। ये पागल तो ना गायब होकर भी गायब था। इसके पास होने पर हम इस तरह से रहते थे जैसे हमें कोई देख ही नहीं रहा, और ये हमारी नाक के नीचे से चोरी करता रहा। भाई फिर इसके बाद पागल को चोरों सहित कैद कर दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है, इसलिए अच्छे काम करें।